Hi Bacha Party, how are you? So today I'm going to take the new session from the history subject. Okay. So I have already promised to you कि मैं आपका जो है इकोनॉमिक्स पूरा एंड हिस्ट्री पूरा करा दूंगा। और मैंने बोला था कि हिस्ट्री में मैं मॉडर्न पार्ट कराऊंगा, बट नहीं, बहुत सारे मेरे जो है पुराने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने डिमांड किया कि सर एंसेंट पार्ट भी करा दो। तो ठीक है, एंसेंट पार्ट भी करा दूंगा एंड द मॉडर्न पार्ट भी करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री सीरीज। सो एक्चुअली क्या है कि कुछ मेरे पुराने बच्चों ने बोला कि कुछ सर मेरे पुराने दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बाईलिंगुअल आप स्टार्ट कीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो वो स्टूडेंट भी आपके लेक्चर को देख के उससे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो टिल ओके फाइन। सो फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं जो है बाईलिंगुअल क्लासेस लूंगा, मीन्स हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। तो उससे क्या होगा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी उसको देख के समझ सकते हैं एंड आपके जो है इंग्लिश मीडियम तो मैं लेता ही लेता हूं, तो इंग्लिश मीडियम भी देख के समझ लेंगे। सो फ्रॉम टुडे नाउ onwards I am going to take the class in bilingual language, Hindi and English mix. Okay, so बच्चा पार्टी, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो कीप सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब त्रिपाठी सर यूपीएससी वाले। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मेरे जो है डेली जो वीडियोस आ रहे हैं, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है एंड देन आप उसको जो है कि देख के अपनी यूपीएससी की जो है प्रीलिम्स की तैयारी 2023 की अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, मैंने लास्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था हिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे जो है मेरी स्ट्रेटजी कैसी है एंड टॉपिक वाइज जो है कहां से आता है, किस किस टॉपिक से आता है। और मैंने जो है कि 12 इयर्स का 12 साल का पूरा जो है एनालिसिस किया था हिस्ट्री का कि किस किस टॉपिक से क्या क्या आता है। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप जाके वो मेरा वीडियो जाके देखें और उससे आपको ये आइडिया होगा कि 5 मंथ्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको स्मार्टली इनोवेटिव तरीके से पढ़ना है एंड यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है। मैंने ऐसे कितने बच्चों को देखा है कि दे आर वेरी वेल गुड इन राइटिंग एंड ऑल्स, उनका जीएस बहुत ही अच्छा है, बट ड्यू टू सम रीजन वो प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप प्रीलिम्स को एक सीरियस नोट पे लें और एक स्मार्ट वे पे प्रिपरेशन करें। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका भी ध्यान रखें। मैंने आपको स्पेशली एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, ना रिवीजन कर सकते, तो सिर्फ आपको जो है 5 सब्जेक्ट की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है एंड उसी को पढ़ना है एंड उसी को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में इकोनॉमिक्स टॉप पे है, सेकंड पॉल साइंस है, थर्ड हिस्ट्री है, देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है एंड देन साइंस एंड टेक है। इस 5 सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं इस 5 मंथ्स में, तो आई प्रॉमिस यू मोर देन 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। 70 क्वेश्चन मिलेंगे, 70 मीन्स 140 मिलेंगे और हमेशा कट ऑफ 95 और 105 के बीच में ही रहता है जनरल का। सो नीड नॉट टू वरी, ओनली फोकस ऑन दिस 5 सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री सेशन, द सेकेंड लेक्चर ऑफ द हिस्ट्री। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिस्ट्री है, मैं एंसेंट हिस्ट्री भी आपका पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डिमांड पे मैंने ये डिसाइड किया है कि यस, मैं बाइलिंगुअल एंड द हिस्ट्री एज वेल। सो जो एंसेंट हिस्ट्री है 1757 से 1857 के बीच में जितने भी सारे इंसिडेंट हैं वो एंसेंट हिस्ट्री के बीच में आता है एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री है दैट इज 1857 से 1947। मैंने आपको बताया था कि एंसेंट हिस्ट्री आप जो है क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, उससे आपको एंसेंट हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द टॉपिक मिल जाएगा। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बिपिन चंद्रा बताया था। ठीक है, तो
ये जो है आप रिफर कर सकते हो। प्लस अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स टिल 5 मंथ देखते हो तो ये सफिशिएंट है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं 1757 से 1857। तो भाई आपको मैं बताऊं, हमारा जो भारत देश महान देश, वो एक प्रॉस्पर वेल्दियर कंट्री रहा है। भाई कोई भी इन्वेडर दूसरे देश को इन्वेड क्यों करना चाहता है, कब्जा क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको वहां प्रॉफिट दिखता है, वहां उसको रिसोर्सेस दिखता है कि भाई वहां से वो अपने रिसोर्सेस ले सकता है, देन अपने कंट्री में उस रिसोर्सेस का यूज कर सकता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा जो है कि रीजन था कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि इंडिया को इन्वेड की, क्योंकि उनको अपने यहां क्या चाहिए था भाई, रिसोर्सेस चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था अपने इंडस्ट्री के लिए, और चीप लेबर चाहिए था। भारत में ये दोनों अवेलेबल था, सो दैट्स वाई। तो देखो, हर चीज का देयर इज अ रीजन, देयर मस्ट बी अ रीजन। कोई कुछ करता, आप भी कुछ करते हो तो देयर मस्ट बी अ रीजन। कुछ भी होता है देयर मस्ट बी अ रीजन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट देयर मस्ट बी अ रीजन। यस, राइट। सो देखिए, हमारी जो कंट्री भारत देश महान, वो जो है मीन्स प्रॉस्पर एंड वेल्दियर रहा है, क्योंकि जो हमारे देश का इतिहास रहा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बाद से लोगों की, यूरोपियन की कह लो या इन्वेडर की कह लो, हमारे देशों पे काली नजर पड़ी। बिफोर 18th सेंचुरी इंडिया को जो है गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसने कहा था? उतप्पी ने कहा था कि भाई इंडिया जो है एक सोने की चिड़िया है। भाई ऐसे ही नहीं कहा गया था सोने की चिड़िया, रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है कि आपको पता है, इंडिया इज अ सिंक ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। पुराने जमाने के राजा महाराजा, आप मूवीज भी देखते हो, सीरियल्स देखते हो, राजा ने निकाला सोने का, फेंक दिया। मतलब जैसे कि सोने, हीरे, डायमंड की कोई वैल्यू ही नहीं है इंडिया में। सो देखा जाए तो इंडिया जो है एक ऐसा प्लेस था जहां सोने, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड का पूरा अथाह सागर था। और ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। सो इसके कारण जो है दूसरों की नजर पड़ी भारत पे। देन दूसरा एक रीजन है रोल ऑफ मानसून। हमारे यहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हम देखा जाए तो सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, सब कुछ, सब कुछ। हमें किसी कंट्री पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। एक सिर्फ तेल को छोड़ दो, क्रूड ऑयल को छोड़ दो, वो भी मिलता है, वो भी मिलता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। नहीं तो ऐसा नहीं है कि तेल रिफाइन नहीं होता है, मिलता है, मिलता है, ठीक है, बट उतने बड़े पैमाने पे नहीं। बट हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बहुत सारे जो है कि लाइक एक तरीके से रिफाइनरीज एंड ऑल चीज़ों को वो कर लें तो शायद, या फिर दूसरे अल्टरनेटिव, क्योंकि अब जो है मोस्ट ऑफ द क्लीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, जैसे सीएनजी एंड ऑल, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल। तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री बनेगा जो फुली जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, उसको जो है ऑयल भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ होता है ना, ड्यू टू द इंपोर्ट ऑफ ऑयल ओनली, और कहीं तक देखा जाए ड्यू टू द इंपोर्ट ऑफ वेपन्स। ये दो चीजें ना इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब करती है। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज विद इन इंडिया। अंडरस्टूड? यस। सो इंडिया अपना महान है। यस। सो सो मैंने आपको बोला कि लेट्स हैव अ वाटर।
मैं बता रहा था कि 18th सेंचुरी से पहले इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस एंड वेल्दियर कंट्रियों में आता था। उत्पी ने इसीलिए बोला था कि इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो। उसके पीछे रीजन भी है क्यों बोला था, ऐसे ही नहीं बोला था, बिकॉज हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस और जो मॉनसून है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दोनों भारत के फेवर में था। 1715 से पहले की बात करें तो इंडिया का जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमेशा भारत के फेवर में रहा है। क्यों? रीजन क्या है कि एट दैट टाइम इंडिया वाज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, मींस वो अपने में ही सक्षम था। जो भी प्रोड्यूस करता था वो अपने यहां के कंज्यूमर्स को, लोगों के डिमांड्स को फुलफिल करता था, तो एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था उस टाइम इंडिया में। जो है कि लाइक एट दैट टाइम इंडिया बिकेम द सिंक ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। बहुत सारे सोने और चांदी थे हमारे देश में। सो दिस इज द रीजन फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। सो दिस वाज आल्सो कॉज द सेंट्रल एशियन केम टुवर्ड्स इंडिया, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बढ़ा। दिस इज अ बिग रीजन व्हाई इन्वेडर्स केम टुवर्ड्स इंडिया। भाई कोई किसी की तरफ इसीलिए आएगा जब उसका कुछ ग्रीड फैक्टर होगा। यू नो, इन मीन्स एवरी रिलेशन देयर इज अ इकोनॉमिक रिलेशन। वो आपको दिखता नहीं है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, देयर इज अ इकोनॉमिक रिलेशन। सो भाई जो है यही रीजन था। दिस वॉज द रीजन कॉज द सेंट्रल एशियन केम टूवर्ड्स द इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉरेन इन्वेशन। इसी के कारण एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है भारत का। बहुत सारे जो है फॉरेनर ने देश को लूटा, एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, उनमें से आते हैं आर्यन, साकास, खुसान, खूंस, टर्क, मोहम्मद गजनी, मंगोल्स, मुगल्स, ईरानी, अफगानिस्तान, और नाउ अब टेररिस्ट जो है आए दिन हमारे देशों पे क्या होता है कि हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। सो अगर हम देखें फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ 15th सेंचुरी, द न्यू एस्पायरेंट अपीयर्ड फॉर इंडिया एंड दे वर यूरोपियंस। ठीक है, वो कौन थे? यूरोपियंस थे। उनकी नजर, काली नजर हमारे देशों पे पड़ी, हमारे देश पे पड़ी, बिकॉज वेस्ट वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू सर्वाइव विदाउट ईस्ट। क्योंकि जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, हम तो अकेले सरवाइव कर सकते हैं, बट वेस्टर्न कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वहां पे नहीं होती हैं। तो जो वेस्ट कंट्री है वो ईस्ट के बिना रह ही नहीं सकती। सो दैट्स वाई ये रीजन है कि क्यों जो है यूरोपियंस की नजर भारत देश पे पड़ी। अब उसके पीछे देखो रीजन क्या है कि पहले क्या होता था, जो है कि ट्रेड होता था। ट्रेड आज भी होता है। हम कोई भी चीज लेते हैं, दूसरे को बेचते हैं। मेरे पास जो होता है हम पहले अपने पॉपुलेशन को देते हैं, देन उसके बाद बचता है तो हम बेच देते हैं, देन उससे पैसा आता है। और यही सारी कंट्री करती है। या दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो ट्रेड, तो पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो सी रूट के थ्रू हुआ करता था, इसलिए सी रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सी रूट पे जिस कंट्री का डोमिनेंस होता था उसको जो है टैक्स देना पड़ता था, तो वो कंट्री भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सो उस टाइम जो है, जो अब आपको मैंने बताया कि वेस्ट जो है ईस्ट के बिना नहीं रह सकता। सो देखिए इस मैप से समझिए, ये आपका यूरोपियन पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, ये आपका ईस्ट पार्ट है। ईस्ट पार्ट में आपका जो है चाइना आ गया, इंडिया आ गया, ये सारी चीजें। तो यहां ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये पूरा जो रूट है ना, इसे हम सिल्क रूट कहते हैं। और ये एंशियंट में ये सबसे बड़ा जो है ट्रेड रूट था, ये सबसे बड़ा ट्रेड रूट था। इसीलिए सिल्क रूट जो है एडजॉइनिंग चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, इन सबको जो है ज्वाइन करता था।
एक लॉन्ग लेंथ थी इसकी। देन एक जो दूसरा रूट था, दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू उज्जैन। अब सेंट्रल एशिया में जो है तक्षशिला एक प्लेस है पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था वो, तक्षशिला पाकिस्तान में है वो, वहां से लेके उज्जैन तक, मींस इंडिया तक, मध्य प्रदेश उज्जैन, ये जो रूट है ये रूट बी है, ये तक्षशिला टू। अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो ये जो रूट बी है, सिंपली आप देख लीजिए तक्षशिला से लेके यहां तक तमरलिप्ती। अब तमरलिप्ती कहां है? एक्चुअली जो तमरलिप्ती है ये वेस्ट बंगाल में है। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। आपको भी पता है कि अंग्रेजों के टाइम में जो बंगाल रहा है वो कैपिटल उसको बनाए थे। भाई कैपिटल क्यों बनाए थे? क्योंकि वो लाइक समुंदर के किनारे है, वहाँ पोर्ट है, और पोर्ट से जो है ट्रेड होना है, पोर्ट से चीज़ों को लेके जाएंगे वो अपने कंट्री में, तो दैट्स वाई इट्स अ सुटेबल प्लेस। तो उन्होंने बंगाल को चुना। वो लॉन्ग हिस्ट्री है, क्यों चुना, कैसे चुना, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। हम एक नियर बाई में कर रहे हैं, तो हम एक रूट को डिस्कस कर रहे हैं कि रूट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देखिए ये सिल्क रूट है जो आपका जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, रूट ए, एडजॉइनिंग चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। देन दूसरा रूट जो बी है, ये सेंट्रल एशिया से लेके ये आपका जो है साउथ वेस्ट बंगाल, जो उस टाइम जो है तमरालिप्ती बोलते थे, ये सबसे एंशिएंट पोर्ट था, ये सबसे एंशिएंट पोर्ट था। ये दूसरा रूट है जो तक्षशिला से तमरालिप्ती को कनेक्ट करता है। एंड तमरालिप्ती कहां पे है? ये साउथ वेस्ट बंगाल में। अच्छा बच्चा लोग आप बताओ, साउथ वेस्ट बंगाल जो तमरालिप्ती है, एक छोटा सा शहर है, वहां पोर्ट है, तो वो किस चीज के लिए फेमस है? एंशिएंट हिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जो है गॉडेस बरगम्भिमा किसके लिए फेमस है? गॉडेस बरगभिमा, गॉडेस टेंपल के लिए फेमस है वो। ठीक है। जो तीसरा रूट है दैट इज रूट सी। रूट सी क्या है? उज्जैन से लेके डेक्कन, डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ये जो रूट है ये क्या करता है? फ्रॉम उज्जैन टू डेक्कन एंड साउथ इंडिया को कनेक्ट करता है। तो ये थ्री रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे जो है इन्वेडर्स हमारे देश में आए और हमारे देश को लूट के गए। सो दीज थ्री रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेनली ट्रेड रूट्स ही है। अंडरस्टूड? या अब देखिए फ्रॉम, अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम 7th to 10th सेंचुरी इस्लाम इस्टेब्लिश्ड हुआ, अपने आप को बनाया, अपने आप को मजबूत किया, देन अपने आप को स्ट्रेंथन किया, देन स्टार्ट एक्सपेंशन। फिर भाई कोई मजबूत हो जाता है तो अब सोचता है कि अब हम फैलें, एक्सपेंड करें, विच गेव बर्थ टू अ फिनोमिनन दैट वाज क्रूसेड। तो एक फिनोमिनन का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं क्रूसेड। तो एक्चुअली क्रूसेड है क्या? क्रूसेड कुछ नहीं, इट्स अ होली वॉर बिटवीन क्रॉस एंड क्रूसेड। ये एक होली वॉर होता है क्रॉस एंड क्रूसेड के बीच में। सो इन 1453 जो टर्क थे, टर्क्स ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है, ये एक नेचुरल हार्बर एक तरीके से देखा जाए तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिसको टर्क ने क्या कर लिया, 1453 में ऑक्यूपाइड कर लिया। एक्चुअली अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इसकी लोकेशन बोले तो ये क्या है, हम इसे क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। इस्तांबुल क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। इस्तांबुल तो सुना होगा, अब आपको मजा आ गया, इस्तांबुल, यस राइट। तो वो उस टाइम का क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि इस्तांबुल कहां पे है भाई? टर्की में है, हाँ, यस। तो
क्या किया? टर्क ने 1453 में क्वांस्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाइड कर लिया। अब ये क्या है, ये सबसे बड़ा मीन्स एक तरीके से बोले ये एंशिएंट पोर्ट है और ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अब क्या हुआ कि जो डोमिनेंस ऑफ टर्क इन क्वांस्टेंटिनोपल प्लेज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ यूरोपियन। भाई यूरोपियन अब परेशान हो गए कि भाई टर्क ने तो क्या किया, क्वांस्टेंटिनोपल को एक्वायर कर लिया है। तो एक तरीके से एक क्वेश्चन मार्क उनके सामने आ गया कि भाई अब इस चीज से कैसे निपटा जाए, हाउ टू ओवरकम। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब देखिए क्या है, 12th सेंचुरी में क्रूसेड, जो वेस्ट यूरोप है एंड द ईस्ट में एशिया जो पूरा आता है जिसमें इंडिया एंड चाइना एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये वेस्ट यूरोप इस पे भी डिपेंडेंट है एंड वेस्ट यूरोप इस पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब टर्क का जो है डोमिनेंसिंग जो है उसने क्या किया कि टर्क ने कॉन्क्वर्ट कर लिया किसको, क्वांस्टेंटिनोपल को। तो ये एक लाइमलाइट में आ गया कि यूरोपियन की आंखों में आ गया कि भाई टर्क ने अपना डोमिनेंस ओवर द क्वांस्टेंटिनोपल कर लिया। और क्वांस्टेंटिनोपल एक इंपॉर्टेंट प्लेस था ड्यू टू द पोर्ट एंड ऑल, क्योंकि एंशिएंट टाइम में पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेड एंड ऑल के लिए जो है ये पोर्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्वांस्टेंटिनोपल टर्की में है, आज के टाइम में उसको इस्तांबुल बोलते हैं, वहां पे एंशिएंट पोर्ट था। तो जो टर्क ने डोमिनेंस कर लिया क्वांस्टेंटिनोपल को, तो एक क्वेश्चन मार्क यूरोपियन के सामने आ गया कि भाई कैसे इस चीज से निपटा जाए। देन दे आर थिंकिंग टू ओवरकम दिस डोमिनेंस ऑफ टर्क इन क्वांस्टेंटिनोपल। सो ये जो रीजन है, इसी रीजन ने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को जन्म दिया जिसे बोलते हैं रेनेसेंस। क्या बोलते हैं? रेनेसेंस। रेनेसेंस मतलब होता है रैशनलिज्म। क्या होता है? रैशनलिज्म। मतलब आप कोई भी चीज करते हो तो उसकी करने के पीछे रीजन होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम दिमाग बहुत लगाते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम बिना सोचे समझे कोई वर्क ही नहीं करते हैं। हम जो है पहले आगे का सोच लेते हैं कि ये करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरह का कंडीशन अराइज हुआ तो यूरोपियन के दिमाग में आया कि भाई किस तरीके से जो है टर्क के डोमिनेंसी को, जो क्वांस्टेंटिनोपल में डोमिनेट कर रहे हैं, क्वायर्ड कर लिए हैं, उसको कैसे ओवरकम किया गया। तो वो सोचना स्टार्ट किए। देन एक नया फैक्टर आया, एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज अ रेनेसेंस। रेनेसेंस मतलब होता है रैशनलिज्म। 1453 में इसका जन्म हुआ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब कुछ भी करने से पहले देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक रीजन टू फॉलो एनी टास्क। मतलब हम कुछ भी करेंगे उसका देयर इज अ सम साइंटिफिक रीजन, भाई हम क्यों कर रहे हैं। आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। यस, एक रीजन है, ऐसा थोड़ा नहीं मजे में कर रहे हो। अगर बोल दे मजे में किसी को कुछ नहीं बनाएंगे, या फिर आज से आईएएस सर्विस ही खत्म हो गई है, यूपीएससी एग्जाम अब लेगा ही नहीं, आईएएस बनाएगा नहीं, तो आप पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे। सो आपके पढ़ने का भी वजह है कि बिकॉज यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, राइट। सो ये जो रैशनलिज्म कॉन्सेप्ट है ये 1453 में आया। मींस यू मस्ट हैव अ साइंटिफिक रीजन टू परफॉर्म एनी टास्क। अब जैसे देखिए 1453 में ये आया। देन भाई क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता, जिसने अमेरिका की खोज की, जानते हो क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये कौन था? ये एक इटालियन एक्सप्लोरर था। 1497 में ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो अब लॉजिकल चीजें स्टार्ट हुई। अब देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, एक नया जो है कंट्री ही डिस्कवर्ड कर दिया 1497 में, दैट इज अमेरिका। देन वास्को डिगामा जो है एक पहला ऐसा यूरोपियन था जो भारत आया था। तो देखा जाए तो उसने भारत की खोज कर दी।
मतलब भारत तो पहले से था, बट वो पहला यूरोपियन जो भारत आया था, वास्को डी गामा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1453 के बाद से जो रैशनलिज्म मीन्स साइंटिफिक चीजों का सोचना, दुनिया साइंटिफिक सोचना स्टार्ट की, उस चीज का स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द नेक्स्ट डे आई विल अपलोड द थर्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, and this is a series of ancient history. And if you are loving my lecture, so keep subscribe my YouTube channel by the name Tripathi Sir UPSC Wale. Thanks for watching.